नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। आज आप सभी लोगों के लिए ले आया हूं गर्मियों के वो दिन भाग 1। दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी अबला के बारे में बताया गया है जो बहुत ही परेशान और अपने पति के वियोग में कुछ भी करने को तैयार है, परंतु पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ध्यान रहे, इस कहानी में घटित सभी घटनाएं काल्पनिक हैं तथा यह आपके मनोरंजन मात्र है। इस कहानी में घटित कोई भी घटना यदि आप या आपके किसी परिजन से मिलती जुलती है या सेम होती है तो इसके हम उत्तरदायी नहीं हैं। क्या सही क्या गलत, चैनल इसका कोई दावा नहीं करता। हमारा उद्देश्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्त्री का उपहास उड़ाना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको मनोरंजन कराना है और सामाजिक उन कुरीतियों को दूर करना है जिससे आप सभी लोग ग्रस्त हैं। आइए हमारे साथ हाथ बढ़ाएं, कुरीतियों एवं सामाजिक पुरानी बुराइयों को दूर भगाएं। क्या आप मेरे साथ कोई योगदान करना चाहते हैं? यदि हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और भाग 2 जरूर देखें, जिसमें आगे की कहानी आपके सामने होगी और आपको बताएगी कि आखिरकार इस अबला की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। अब सुनिए यह कहानी और जानिए कि कैसे एक अबला अपनी जिंदगी के संघर्षों का सामना करती है और कैसे वह अपने पति के वियोग में भी उम्मीद नहीं छोड़ती। काफी समय बीत गया, अपने प्रियतम को एक भी पत्र ना लिख पाई। कमबख्त समय ही नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से आज मुझे एक कागज और लिफाफा मिल गया है। आज मैं जरूर वो पत्र लिखकर अपने प्रियतम के पास भेजूंगी। ना जाने क्या हो गया है, पिछले 8 सालों से वो घर पर ही नहीं आए। ना कोई बात होती है, ना चिट्ठी ना पाती भेजी जाती है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनको पाती जरूर भेजेंगे। माधवी एक टूटा कलम उठा लेती है और पत्र लिखना शुरू करती है। पत्र कुछ यूं था। प्रियतम, मैं माधवी, सिर्फ और सिर्फ आपकी माधवी, गेट पर खड़ी आपकी बाट जोह रही हूं। काफी परेशान हूं आपके बगैर। जीना जैसे दुश्वार सा हो गया है। कृपया थोड़ा सा समय निकालकर चले आओ। आप पिछले 8 सालों से जल्द ही आऊंगा कहकर सारी बातें टाल देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूं आप चाह करके भी आना नहीं चाहते। ऐसा क्या कसूर है मेरा जो आप चाहते ही नहीं कि मैं आपके पास रहूं? तरस गई हूं आपकी बाहों को, तरस गई हूं आपके द्वारा चलती हुई राहों को। कृपया एक बार आओ और मुझ पर बेइंतहा प्यार बरसाओ। प्रिय, आज तक मैं सारे दर्द रो रो कर सहती रही, पर अब मुझसे ये नहीं सहे जा रहे हैं। दिल में आता है कि इस लिफाफे में पत्रों का पूरा गट्ठर ही भेज दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी क्षमताएं काफी सीमित हैं। पढ़ी लिखी ज्यादा ना होने के कारण कुछ कोशिश करती हूं लिखने की। स्वामी, आप तो चले गए थे मुझे छोड़कर। वो दौर याद कीजिए जब सर्दी हवाएं चल रही थी। सर्द हवाओं में भी आप कांपते हुए मेरे पास आए थे और अपने विदेश जाने की बात हमें बताई थी। मैं कितना रोई, मुझे भी आपके साथ चलना है, पर आपने घर का दिलासा देकर और जल्द ही आऊंगा कहकर यहां से चले गए। मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हें अपनाया था। माँ बाप ने भी शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां आप पर कर दी थीं। आप भी इस जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। एक दौर मुझे और याद आता है जब हम तुम सर्दी, गर्मी और बरसात सब एक साथ सहते थे, एक छत के नीचे, एक बेड पे, एक चारपाई पे। तो खैर, ये बात तो हो गई। प्रिय, गर्मी आ गई है। पिछले साल ठंडी में भी मैंने आपसे कहा था कृपया घर चले आओ। ठंड कोई खास हुई नहीं, पर आप नहीं आए। बरसात भी निकल गई, नहीं आए। वो क्या दौर था जब आप बिना कहे हमारे लिए हर मौसम के हिसाब से कपड़े लाया करते थे। आज ये दिन आपके प्रदेश गए हुए भी गरीबी में काटने पड़ रहे हैं। ना तो आप ही आते हैं, ना तो उधर से ही कोई पैसा या कपड़ा भेज रहे हैं। स्वामी, मैं आपको पिछले 8 सालों से घटित सभी घटनाएं बताऊंगी। करीबन 6 साल पहले की बात है। गर्मी का समय था। मैं अपने बैलों को सानी पानी करा रही थी। जब आप थे तो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ना ही मेरे बैलों को कोई कमी होती थी। दोनों बैल भी और हम दोनों भी बैलों को कितना प्यार करते थे। बैल भी हमें बहुत प्यार करते थे।
वे हमारे पास से हिलते ना थे। औरों के बैलों को देखती हूं, गलती से भी छूट जाए तो दूसरों के खेतों में चरने भाग जाते हैं, परंतु हमारे बैल ऐसे ना थे। हमारे बैलों को जो रूखा सूखा मिल जाता था वही खा लेते थे, पर वे हमें छोड़कर कहीं तीसरी जगह नहीं भटकते थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं बैलों को सानी पानी करा रही थी। बनिए का पैसा काफी ज्यादा होने के कारण मैं उसका पैसा नहीं दे पा रही थी। मैं क्या करूं, स्त्री हूं, कुछ कर नहीं सकती। एक दिन मैं सानी पानी करा ही रही थी कि तभी कल्लू बनिया उधर से आ गया। वो सामने की टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, भाभी जी पैसे कब तक लौटाएंगी? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही कल्लू बनिया बोला, आपके पतिदेव तो लगता है कहीं चले गए हैं, आ ही नहीं रहे। मुझे तो यही लगता है कि वो किसी और के साथ रातें बिताने लगे हैं। इतना सुनकर मैं सहम सी गई। मन के अंदर विशेष प्रकार का डर भरने सा लगा था, लेकिन तभी मैं मजबूत होकर कुछ कहना ही चाहती थी कि कल्लू बनिया को ना बोल पड़ा। भाभी, अब आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप हमारा पूरा कर्जा चुका देंगी? मैं स्तब्ध खड़ी रही। मेरे समझ में नहीं आया मैं कल्लू बनिया को क्या जवाब दूं, पर तभी कल्लू बनिया बोला, भाभी बेवजह इन बैलों को भी सानी पानी कराने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों अपना टाइम इन बैलों के चक्कर में व्यर्थ कर रही हो? इतना कहकर कल्लू बनिया बैलों की डोरी खोलने लगा। मैं परेशान होने लगी। घर पे कोई बच्चा ना होने के कारण मैं बहुत परेशान हूं। 2 बैल थे, उन्हें बच्चों सा प्यार और दुलार करती थी। सांझ के समय उनको चराने भी ले जाती थी, पर अब क्या होगा मेरे पास तो ये दोनों बैल भी नहीं रहेंगे। इतना कहकर मैं रोने और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कल्लू बनिया नहीं माना। उसने फिर सख्त लहजे में कहा, भाभी, या तो हमें इन दोनों बैलों को दे दो, वरना मजबूरन जबरदस्ती मुझे रात में आपके पास इन पैसों को वसूल करने के लिए आना पड़ेगा। मैं डर गई और थर-थर कांपने लगी। मैं कुछ सोच या समझ पाती, कल्लू बनिया नांद और बैल दोनों ही ले गया। बनिए से पीछा छूटा, तभी अचानक एक नए व्यक्ति ने घर के अंदर दस्तक दिया। जैसे आज इन गर्मी के दिनों में हमारी जिंदगी को कोई ग्रहण लग गया है, कोई लूटने सा आ रहा है मुझे। लोहार आया हुआ था। लोहार ने भी कहा, भाभी जी बहुत हो गया। आपने पिछले 2 सालों से यही कहकर टालती रही हैं कि आपके पति आएंगे और मेरा पैसा वापस कर देंगे। या तो मेरा खुरपा, हंसिया, चाकू और गड़ा सा चारों वापस कर दो, या तो फिर मेरे पैसे आज ही और अभी दे दो। मैं रोज रोज तगाजे के लिए नहीं आना चाहता और ना ही तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूं, ना अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। यह सुनकर मैं पहले से ही रो रही थी, पर उसके आते ही मेरे दिल में और ज्यादा घबराहट भर गई। लोहार ने मेरे आंसू देखे, पर उसने मन में कुछ नहीं कहा। वह भी उसी टूटी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने कहा, देखिए भाभी, रोने धोने से कोई काम नहीं चलने वाला, और मुझे भी भगवान ने हीरे जवाहरातों का घर नहीं दिया है जिसमें सारे हीरे जड़े हों, जवाहरात लगे हों। आपके पास ना तो कोई जेवर है, ना तो कोई गहना। फिर आप मेरे पैसे कहां से वापस करेंगी? मैं कुछ सोच पाती, तभी लोहार ने कहा, देखो, मैं आपको कल तक का मौका देता हूं। यदि आप कल तक मेरे पैसे नहीं लौटाएंगी तो फिर देख लेना, पंचायत बुलाऊंगा। ये कहकर उसने घर के अंदर निगाह डाली। घर के अंदर निगाह डाली तो उसे कुछ दिखा। वह बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे घर के अंदर चला गया। शाखों की लड़ी की सुंदर चारपाई बनवाई थी। अभी बढ़ाई को भी पैसे ना दे पाए थे। तभी अचानक लोहार ने कहा, भाभी श्री, हमारे पैसे अदा हो जाएंगे। मुझे ये चारपाई हमेशा के लिए दे दो। 10-5 रुपए जो बढ़ेंगे वो हम आपको दे देंगे। मैं कुछ सोच पाती इससे पहले वो चारपाई लेकर वहां से निकल पड़ा। मैंने रोका और कहा, ऐसा मत करो, हम मर जाएंगे। हमारे घर से यूं बिना पूछे कोई सामान मत लेके जाओ। मैं पंचायत बुलवाऊंगी, वहां पर फैसला कराने के बाद में इस चारपाई को आप अपने हिसाब से ले जाना, पर ऐसे मैं ना दूंगी। लोहार जबरदस्ती करने लगा। उसने कहा, जब पैसे लेने आई थी तो पंचायत क्यों नहीं बुलाई? जब अपने सारे काम करवाए तो पंचायत क्यों नहीं बुलाई? तो आज भी पंचायत नहीं बुलाई जाएगी। इतना कहकर वह गुस्से में घुटते हुए चला गया, जैसे वह चारपाई ले जाते भी कुछ पैसे इनके पास छोड़ जा रहा हो। यूं 10-5 रुपए बनते थे, वो भी मुझे ना दिया। मैं रोती रही, बिलखती रही। शाम को कुछ खाने पीने का मन ना हुआ तो भूखे सो गई। गर्मी में हवा रुकी हुई थी, पेड़ पौधों में शांति थी, कच्चा घर वीरान सा पड़ा हुआ था। तभी अचानक मुझे दूर से कोई सरसराहट सी महसूस हुई। सरसराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी।
वह बहुत ही करीब आ रही थी। सरसराहट बढ़ते और करीब, फिर और करीब चली आ रही थी। मैं परेशान थी। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? तभी एक बूंद मेरे माथे पर पड़ी, ठंडी, बहुत ठंडी, कुछ और नहीं। यह एक पानी की बूंद थी जो इसका संकेतक थी कि आज बारिश होने वाली है। सरसराहट की आवाज तेज आ रहे तूफानी आंधी की थी। मैं घबरा गई। कच्चा घर है, अगर यह भी गिर गया तो मैं कहां रहूंगी? कुछ सोच पाती, उससे पहले ही जोरों की आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे चरचरा कर गिरने लगे, बिजली चमकने लगी। बादल ऐसे भड़क रहे थे जैसे वो अभी फट कर मेरे घर के छप्पर पर गिर जाएंगे। मैं परेशान हो, कुछ समझ ना आया तो भगवान का नाम अपने मन में लेने लगी। तभी मैं देखती क्या हूं, पड़ोस के नीम का पेड़ बहुत जोरों का हिल रहा है। वो बार बार मेरे घर के छप्पर की तरफ झुकता और फिर सीधा खड़ा हो जाता। 4 से 5 बार ऐसा हुआ, तभी आवाज आई, चर 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 चर। इतना होते ही धीरे धीरे वो पेड़, बड़ा सा पेड़, मेरे घर के छप्पर की तरफ झुकने लगा। मैं रोने लगी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं जोरों से घर से भागी, बाहर खड़ी हुई भीगने लगी। पर तभी अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वह पेड़ मेरे घर के छप्पर पर आ गिरा और पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। मैं रोने बिलखने लगी। मुझ दुखियारन पर आज भगवान को भी कोई दया ना आ रही थी। गर्मी बहुत थी। घर भी चला गया, बैल भी चले गए। चारपाई इतनी मेहनत कर बनवाई थी, वो भी हाथ से निकल गई। एक ही दिन में किस्मत कहां से कहां ले आई। वैसे भी क्या मेरे परेशानियां कम थीं, जो अब भगवान को भी ये मंजूर ना रहा कि हम 2 रोटी सुख चैन से खा सके। क्या कर सकती थी? स्त्री थी, समझ में कुछ नहीं आया तो फूट फूट कर रोई। मुझे रोते देख कुछ पड़ोसी लोग भी अपने घर से छाता ले बाहर निकल आए। उन्होंने देखा मुझ दुखियारन पर बहुत परेशानी है। गांव वालों का काम क्या था, वो तो दिलासा देकर चले गए, कोई बात नहीं है, घर जल्दी ही बन जाएगा। ये तो सबने कहा कि घर जल्दी बन जाएगा, पर घर बनवाएगा कौन, इसका जिम्मेवार कोई ना हुआ। मैं रोती रही, बिलखती रही। हाय, कितने प्यार से अपने सपनों में हमने इस घर घर की परिकल्पना करी थी, तुम्हारे साथ रहती थी। यही घर मेरे लिए स्वर्ग था, तुम्हारे बिना ये घर मेरे लिए शमशान था। पर अब ये घर भी ना रहा। एक दुखियारी अबला अब कहां जाती? तभी पता चला पड़ोस के प्रधान के घर भी यह बात पहुंच गई है। वे कुछ दयालु थे। उन्होंने दयालुता दिखाकर मुझे अपनी पुरानी कोठी में शरण दे दी। मैं उनका बार बार धन्यवाद करती रही, रोती बिलखती रही। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और बोले, माधवी, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आकर बोलना। ये सब सोचना ही था कि तभी हमारे दिन कुछ हद तक बढ़िया से गुजरते रहे। प्रधान जी भी खूब दिल जान लगाकर मेहनत करते। जब उन्हें उनके काम से फुर्सत मिल जाती, वे अपनी पुरानी कोठी चले आते और घंटों मुझसे बातें करते रहते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि एक अपना भाई सा इस गांव में भी मुझे मिल गया है। वो मुझे अत्यधिक प्रेम करते, मैं भी उन्हें भाई की तरह चाहने लगी थी। अब तो कोई परेशानी आती, मैं बेझिझक उस प्रधान के पास जाकर सारे अपने कार्य करवा लिया करती थी। प्रधान ने मुझे यह भी दिलासा दिया कि जल्द ही तुम्हारा घर मैं बनवाऊंगा। तुम्हारे पतिदेव कहीं भी हो, मैं उन्हें खोज कर लाऊंगा। इतना सब कहकर वे मुझसे बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक तथा मानसिक तरीके से संतुष्ट करते थे। मैं बहुत खुश थी और आपका आने का इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। मैं बाहर लेटी थी। तभी अचानक आवाज आई, धड़ाम। ये आवाज और किसी चीज की नहीं, मेरी पानी की बाल्टी गिरने की आवाज आई। देखा तो बड़ा सा काला बिल्ला बाल्टी गिराकर वहां से भाग गया। शायद उसने सोचा होगा इस बाल्टी में दूध होगा, लेकिन उसमें पानी था। मेरा इसमें कोई नुकसान ना हुआ। मैं झटपट बाल्टी उठाई और प्रधान के घर निकल पड़ी। रात का समय था, मुझे किसी भी बात का भय नहीं था। गांव की कुछ अबलाएं समझाती भी थी कि इनसे ज्यादा कोई विशेष तालमेल मत रखो, ये आदमी मुझे सही नहीं दिखते। कुछ समय के बाद प्रधान जी के घर के दरवाजे पर मैंने दस्तक दिया। दस्तक देते ही प्रधान जी ने दरवाजा खोला। ये क्या, आज नौकर भी नहीं थे? मैंने पूछा। भैया, आज नौकर नहीं है क्या?
प्रधान जी ने कहा, वो तो शाम को चले जाते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी घरवाली कहाँ है? प्रधान जी बोले, घरवाली आज अपने मायके गई हुई है, 3 से 4 दिनों में आएगी। मैं डरने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उन स्त्रियों की बात याद आती थी कि कभी किसी पुरुष के घर अकेले नहीं जाना चाहिए, परंतु मुझे पानी चाहिए था। प्रधान जी ने कहा, तू इस तरीके के सवाल क्यों कर रही है? काम बता। मैंने कहा, मुझे पानी की जरूरत है। बिल्ले ने पानी गिरा दिया। प्रधान ने कहा, कोई बात नहीं है, घर आकर भर ले जाओ। तुम्हारा ही घर है, इसे अपना ही घर समझो। मुझे थोड़ा डर लगा। मैं थोड़ा झिझकी, पर फिर उनके साथ घर तक चली गई। मैंने पानी भरा और बाहर जाने लगी। तभी प्रधान ने कहा, अरे रुक जाइए, अभी कहां जाएंगी? वैसे भी रात में जाकर आप कोई गीत तो गुनगुनाएंगी नहीं, जाकर सो जाना। कुछ बातें हमसे भी कर लो। आज मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास समय का काफी अभाव था। चलें थोड़ी देर बात कर लें। मैं कुछ सोची, मुझे डर सा लगा, पर फिर भी मैं उनकी बात को टाल ना सकी और पास ही में 2 कुर्सियां रखी थीं। मैंने उन दोनों कुर्सियों को उठाकर आमने सामने डाल लिया और दोनों बातों में हो गए। बातें होते होते धीरे धीरे प्रधान जी के घर की सारी हालात मुझे पता चली। उनकी बीवी उन्हें जरा सा भी प्यार नहीं करती, ऐसा उन्होंने अपनी बातों के दौरान बताया। इस तरीके की बातें मैंने कभी प्रधान से ना करी थीं, पर आज पता नहीं क्या हो गया था। मन में उनके घरवाली को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। ये मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों था। तभी प्रधान ने कहा, रात बहुत हो गई है माधवी, अब कहां जाओगी? क्यों ना आज मेरे घर में ही सो रहो। मुझे ये बात सुनकर बहुत डर लगा। मैं वापस जाना चाहती थी। मुझे नींद उनकी उसी पुरानी कोठी में ही आनी थी, पर उन्होंने काफी अनुनय विनय किया और उन्होंने मुझे जाने ना दिया। मैंने मन ही मन सोचा, ये कितने दयालु इंसान हैं, पर पड़ोस की स्त्रियां शायद इनकी अच्छी परवरिश अच्छे घर भर से जलती हैं। मैं जाकर बगल के कमरे में लेट गई। प्रधान जी भी बगल के कमरे में लेट गए। वे अपने आप अपना पंखा झल रहे थे। मैं भी अपना पंखा झल रही थी। कुछ सोचने के बाद प्रधान जी मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा, माधवी, यदि नींद ना आ रही हो तो मैं पंखा झल दूं? मैंने इनकार किया, पर प्रधान जी नहीं माने। वो मुझे पंखा झल रहे थे। कुछ समय तक पंखा झलते रहने के बाद अचानक मैंने यह अनुभव किया कि प्रधान जी 2-3 बार गिरते गिरते बच्चे, उनके आंखों में भी नींद सवार सी हो रही थी। तभी मैंने कहा, प्रधान जी प्लीज आप जाकर सो जाइए। इतना कहना ही था कि प्रधान जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने संकोच बस कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगी माधवी? तभी अचानक मैंने कहा, मैं बुरा भला क्यों मानूंगी? बताइए क्या बात है? प्रधान जी ने कहा, मैं अकेले कभी नहीं सोता। मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है। इस वजह से मैं अकेले कमरे में नहीं सो पाता। मैं अधिक समय अपनी पत्नी या अपने दोस्तों के साथ में ही सोना पसंद करता हूं, परंतु आज कोई है नहीं, सो किसके साथ? सॉन्ग, मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाओ। इतना कहना ही था कि तभी उन्होंने एक बात कहा, यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, कर पाई। मैं अपने कमरे से आपके कमरे में ले आऊं और डाल दूं, हम दोनों आमने सामने सो जाएंगे। तभी मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, कोई पराई औरत किसी मर्द के साथ में ऐसे नहीं सो सकती। तभी उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, फिर रहने देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वह फिर से झपकी लेने लगे और वह गिरते गिरते बच्चे। मैंने सोचा, यह तो अच्छे इंसान हैं, भले मानुष पर भला क्या शक करना। हम दोनों ने उनके कमरे से एक सुंदर चारपाई निकाल ली और एक ही कमरे में डालकर आमने सामने सो गए। थोड़ी देर हुई थी कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसा किसी ने मुझे छुआ। तुरंत में उठ गई। सब पीकर प्रधान जी भी उठ गए। उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने छुआ। प्रधान जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां भला कौन किसको छुएगा, सो जाइए। मैं सो तो गई, बट मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद में मैंने आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलते ही देखते क्या हूं कि मुझे प्रधान जी गंदी नजरों से देख रहे हैं। यह सब देखकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा, जिसको मैं बचपन से अब तक भाई मानती आई हूं। इसके बारे में मैंने एक भी गांधी विचार नहीं सोची।
आज वही मुझे इतनी गंदी नजरें यानी खजाने वाली नजरों से देख रहा था। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तभी अचानक प्रधान जी ने अपने दोनों हाथों को उठाया। वह धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ा रहे थे। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वह अपने हाथों को मेरे सीने की तरफ ला रहे थे। तभी मैं ठीक पड़ी। मैंने कहा, यह अच्छी बात नहीं है प्रधान जी। मैं आपको भाई रहती हूं और आप मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुना ही था कि प्रधान जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? अरे वैसे भी तुम्हारे पतिदेव तो अब आने से रहे। वह तो अब आने वाले नहीं, किसी दूसरी के साथ में गुलशन उड़ा रहे हैं। तो क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं बिता सकती? मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत होती है मैं वह सब कुछ तुम्हें देता हूं। पर तुम आज मेरी बातों को समझना क्यों नहीं चाहती? जब तुम जानती हो कि आज मैं तुम्हारे साथ में एक रात बिताना चाहता हूं, फिर भी तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे अपने आगोश में ले लो, मुझे अपनी बाहों में हमेशा के लिए भर लो। इतना सुना ही था कि मैं उन्हें 2 थप्पड़ रसीद दिए। वहां से बाल्टी छोड़कर मैं भाग निकली। प्रधान जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह रात में कुछ ना कह सके। थोड़ी देर के बाद में सुबह हो गई। मुझे रात भर नींद ना आए। मैं रात भर बाहर बिताया। सुबह होते ही मैंने उनकी पुरानी कोठी भी खाली कर दी। गांव के लोगों ने जब यहां देखा तो वह काफी नाखुश हुए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा आखिर क्या है। सभी औरतें हमसे सारी बातें पूछने लगीं, पर मैं डर के मारे उनसे कुछ न कह सकी, क्योंकि मुझे पता था वह सभी मेरी बातों पर भरोसा करने वालों में से नहीं थी और वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। इसलिए मैं बाहर जाने की सोची। थोड़ी देर के बाद देखते क्या हूं, प्रधान जी अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने मुझको समझते हुए कहा, देखो यह गलत बात है, ऐसे कोठी मत छोड़ो। सारे गांव की पूरी भीड़ वहां इकट्ठा थी, पर मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा, आपने मेरी बहुत दिन तक सेवा की है, हम आपके आभारी रहेंगे, पर अब मुझे जाना होगा। लेकिन प्रधान जी जाने नहीं देना चाहते थे। वह गांव वालों के सामने ऐसे दिख रहे थे जैसे यह असहाय आंवला अब कहां जाएगी। यह हमारे कोई एहसान नहीं लेना चाहती। उन्होंने तरह तरह तरीके से उसे समझाने की कोशिश की तथा बहुत सारे लोगों से भी बोला कि वह उसे समझाएं, पर मैं नहीं मानी। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया। अंत में मैं वहां से भाग भाग तो आई, पर मेरा पीछा नहीं छूटा। कुछ समय के बाद पता लगाकर बधाई मेरे गांव के बाहर वाली झोपड़ी में आदम का। गांव के बाहर मैं एक झोपड़ी में रह रही थी। उसने कहा, देखिए यह आपने अच्छा नहीं किया है। आपने तो कहा था कि इस चारपाई की आपको सख्त जरूरत है। मैंने कितनी मेहनत कर आपके लिए यह चारपाई बनाई थी। आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए और चारपाई अपने लोहार को उपहार में दे दिया। यह अच्छी बात नहीं है। मुझे मेरे पैसे अभी लौटा दो। इतना कहना ही था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं कह नहीं सकती कि मैं कितना दुखी थी उसे बात को लेकर, परंतु अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, देखिए यदि आप मेरे पैसे वापस नहीं करती हैं तो मैं आपके घर को नीलम करवाऊंगी। वैसे भी आपका घर है ही, कितना बड़ा बोली लगेगी, आपका घर बिक जाएगा। यह सोच सोच कर मेरे हृदय से अनायासी बहुत कटुक बातें निकल रही थीं। आपके लिए भी, लोहार के लिए भी और कल्लू बनिया के लिए भी। मैं हताश, परेशान, निराशा यूं ही खड़ी रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वह बधाई गुनगुनाता हुआ यह कहकर तेजी से चला जा रहा था, गुस्से में कि कल देखता हूं तेरा घर नीलाम होने से कौन बचाता है। मैं परेशान सी खाड़ी देखती रह गई। तब निरुत्तर मेरे समझ में कुछ ना आया। मैं जाकर चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर लेते ही घर को छोड़ने और घर के खोने का डर सताने लगा। नींद कोसों दूर थी। कल तक जिस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती थी, जो सिर्फ मेरे इशारों पर चलता था, कल इस घर में कोई और रहेगा। मेरा घर पैसों में बिक जाएगा, वह भी बिना मेरी किसी मर्जी के परेशानी में मेरी नींद ना आए। सुबह होते ही मैं देखी क्या हूं, मेरे घर के पास 2-3 लोग आकर खड़े हो गए हैं। वह जोर जोर से मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकार रहे हैं, माधवी, माधवी जल्दी बाहर निकाल। इतना कहना ही था कि मैं डर के बाहर निकली। देखती हूं उनके हाथ में एक छोटी सी पर्ची है जिस पर लिखा था, माधवी का घर नीलम माधुरी से कहें, जल्द से जल्द पहुंचे।
अपने घर के पास यह देखते ही मेरे पसीने छूटने लगे। बगल के लोग समझने लगे, देख माधवी, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, नहीं कोई टाल सकता है। शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था, इसीलिए यह तेरा घर भी अब जा रहा है। यह सोचकर मैं आगे बढ़ना चाहती थी और उसे पर्ची को हाथ से लेकर फाड़ देना चाहती थी। मैं रोने भी लगने लगी। 2-4 पड़ोसन और उधर से भागी चली आ रही थी। उन्होंने मुझे साथ लिया और मेरे उसे टूटे फूटे घर के पास जा पहुंची। घर वैसे ही टूटा फूटा पड़ा था। नीम का पेड़ ऊपर से हटा दिया गया था। वैसे ही टूटी झोपड़ी, टूट छप्पर और टूटे, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। देखा तो सच में घर के बाहर पंचायत लगी हुई थी। लाखों लोग बैठकर घर के बारे में अंदाजा लगा रहे थे कि अधिक से अधिक इस घर को कितने रूपों में खरीदा जाए, लेकिन बेचने वाला ही संतुष्ट न था। मैं वहां खड़े खड़े कांपती रही। अपनी व्यथा कथा किसी से ना कह सकती थी। समझ में कुछ ना आया तो बगल में बैठ गई है। वह दीवार कितनी मेहनत कर हमने इसे बनाया था, यह देखो आज भी खड़ी है। पर क्या फायदा इस दीवार का जब इस पर मेरा अधिकार ही ना रहेगा। यह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। सब के सब उसे घर को जल्द से जल्द खरीद लेना चाहते थे। बोली लगा शुरू हुआ, बोली लगी, और मेरा घर भी मेरे सर से उठ गया। अब मैं कहां रहती। मेरे पास खुद का कोई घर बार ना था। पैसा मिला जुला कर कुछ सरपंचों को मिल गए, कुछ न्यायाधीशों को, तथा बाकी बधाई ले गया। मैं अभागन यूं ही अपने घर को अपने पास से चित्त हुए देखती रही। मेरा घरवार भी चला गया। कुछ समझ में नहीं आता था कि हम करें क्या। मैं वहां से सीधा चल पड़ी। गांव के बाहर मेरी झोपड़ी बनी थी। मैं उसी झोपड़ी में रहने लगी। मेरे पास कुछ ना था। दिन भर मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करती रही। कुछ दिनों के बाद मैं यकायक बीमार हो गई। तुम्हारी यादें मुझे बहुत आती थीं, मुझे बहुत जर्जर करती है तुम्हारी यादें आज भी। पर क्या करूं मैं, अबला हूं, कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? आज भी जब तुम्हारे बारे में लिख रही हूं तो आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। मेरे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। खैर, घर चला गया, सब कुछ चला गया। हमारे पास घूर था, बैलों का गोबर वहीं घूर में डाला जाता था। मैं अपने पाठकों को भी बता दूं, आमतौर पर घूर कूड़े का ढेर, घूर का मतलब होता है कूड़े का ढेर। कूड़े के ढेर को ही गांव में घूर कहा जाता है। हाँ तो स्वामी, मैं कह रही थी कि मेरा समय आ गया। मैं बहुत ही बीमार हुई। पिछले 1 साल पहले की बात है। ये तभी अचानक लोग बाग मेरे घर के चारों तरफ आ गए। उन्होंने मुझे समझाया, अरे माधवी, इस घूर को अपने पास रखकर क्या करेगी? अब तेरे घर से कूड़ा निकलता ही कितना है। वो घर की जगह बेच दे, तेरी बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। इतना सोचना ही था कि मैंने भी सोचा, मैं क्या करूं। तुम्हारे इंतजार में मैं बहुत परेशान रहती थी, तो मैंने घूर भी बेच दिया। घूर बेचने के बाद मैंने अपना इलाज करवाया। बहुत सारे पैसे बचे रह गए। मैंने सोचा इससे हमारा घर काफी सालों तक चल सकता है। लेकिन तभी रात में खटपट की आवाजें सुनाई पड़ी, जो घर के अंदर से ही आ रही थीं। धीरे धीरे वो आवाजें थोड़ा जोर से आना शुरू हुईं। थोड़ी देर के बाद में वे आवाजें आना बंद हुईं। मैंने घर जाकर देखा, झोपड़ी में कुछ ना था। रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी मालूम ना हो पाया। सुबह हुई तो देखती हूं पीछे के घर की टटिया फटी हुई है। मैंने जो पैसे रखे थे वह भी गायब है। सारे पैसे कहां गए, मेरे समझ में कुछ ना आता था। मैं रोने लगी। कुछ सोच पाती तभी गांव के लोग बाग जमा हो गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो परेशान हो गए। धीरे धीरे खुसुर फुसुर की आवाजें इधर उधर गूंजने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे इसके घर में चोरी हुई है, पर वही कुछ लोग कह रहे थे किसी ने जबरदस्ती किया है। वही किसी किसी के मुख से तो यह भी आवाज आ रही थी, किसी अपने की गद्दारी है, वरना बिना अपने इंसान के मिले कौन चोरी कर सकता है। पर मैं कुछ ना कर सकी। सारे रुपए चोरी हो चुके थे। मैंने 3 से 4 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। शरीर शिथिल पड़ गया। पर मैं करती तो क्या करती। जो जाना था वो जा चुका था। अब वे पैसे लौटकर मुझे नहीं मिलने वाले थे, तो मैं कुछ दिनों के बाद रोना धोना बंद कर अपने कार्यों में वापस लग गई। मैंने यह सोचा, जो कुछ मेरा होता तो मुझे मिलता, जो मेरा था ही नहीं वह मुझे भला कैसे मिल सकता था। ये सोचकर मैं अपने आगे के दिन काटती रही। धीरे धीरे घर का एक एक तिनका तिनका बिक गया। डेक बिक गए, जंगाल बिक गए।
बाल्टियां बिक गईं, घर में पुरानी साइकिल थी, वह भी बिक गई। अब घर में कुछ भी ना बचा, बेचने के लिए कुछ बर्तन थे, सो आज सुबह बेच आई हूं। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गया है, सूप। यदि आप नहीं आते हैं तो सूप भी बिक जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ ना रहेगा और मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाऊंगी, भूखी प्यासी परेशान। मैं ये पत्र आपको भेजती हूँ, उम्मीद है आप हमारा यह पत्र पढ़ते ही चले आओगे। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको यह पत्र भेज रही हूँ। वाह वाह रे किस्मत, कैसे खतरनाक मोड़ पर लाकर आज तूने मुझे छोड़ दिया। क्या करूं क्या करूं। मैं अपने पाठकों को भी बता देना चाहता हूं। पाठकों, सूप विशेषकर गेहूं, धान इत्यादि पछोड़ने के काम आता है। इसे दाल भी पछोड़ी जाती है। दाल के छिलके अलग कर दिए जाते हैं और दाने अलग कर दिए जाते हैं, सूप घर के हिसाब से। हिंदू धर्मानुसार बहुत ही कीमती वस्तु मानी जाती है। मुख्य रूप से झाड़ू और सूप को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। इसीलिए तो हिंदू धर्मों में कभी जिंदगी में घर की चौखट पर झाड़ू या घर के मोहरे के पास टंगा सूप आपको कभी नहीं मिलता। शादियों में भी डोलियों में इसीलिए सूप दिए जाते हैं, ताकि कोई भी बाधा हो तो सूप उन्हें पछोड़कर बाहर कर दे। ऐसी मान्यता है कि सूप हिंदू धर्मानुसार एक प्रकार से अन्य देवता को साफ सुथरे करने वाला एक यंत्र है। ये बात तो यही छोड़ते हैं, उसके पास पत्र भेजने के पैसे ना थे। बर्तन बेचकर जो कुछ पैसा भी मिला था वह आज उन सब से अनाज ले आई। वह किस चीज में पकाएगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। माधवी बहुत परेशान थी। थोड़ी देर के बाद में वह वो पत्र लेकर आगे चल पड़ी। पैसे ना होने के कारण उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पत्र को भेजेगी भी तो कैसे। पैसे से कंगाल हालत से खस्ता ऐसी स्त्री से भला कोई क्यों ही पत्र लेता और क्यों ही उसके कहने पर डालने जाता या सामने वाले को पहुंचाने जाता। एड्रेस भी तो सही से नहीं लिखा था। काश यदि सही से एड्रेस लिखा होता तो कोई दयालु व्यक्ति कुछ सोच पाता। स्त्री को कुछ समझ ना आया। उसने मुंह से थूक निकाला और लिफाफे को चिपका दिया। जैसे चमत्कार सा हो गया, लिफाफा चिपक गया। ये क्या, इसके पास तो टेप लेने भर के पैसे नहीं थे, पर लिफाफा चिपक गया। वह पोस्टमैन के पास पहुंची और पोस्टमैन को अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। पोस्टमैन कुछ समय तक तो नानुकुर करता रहा, पर उसके बाद में उसने उसका पत्र स्वीकार कर लिया और लेटर बॉक्स में वो पत्र डाल दिया गया। लेटर बॉक्स में पत्र पड़ जाने के बाद वह बहुत खुश हुई। खुशी खुशी अपने घर चली गई। कुछ दिनों तक तो कोई हलचल नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद पत्र आगे चला गया। पत्र आगे जाते ही उस पर लिखा था, प्रदेश, मेरे पति प्रदेश में काम करते हैं, इस पत्र को वहीं भेज दो। पति का नाम है अंशुमन। ये क्या, ऐसे प्रदेश में इस पत्र को कहां भेजा जाए। पोस्टमैन के कर्मचारी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके समझ में आया या तो यह स्त्री पागल हो गई है या तो सच में इसे कोई बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने लिफाफे को खोलना चाहा, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे अपने हेड के पास गए और उन्होंने यह विशेष प्रकार का पत्र दिखाया। हेड के भी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए उसने उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना चाहा। यह क्या, थोड़ा सा जोर देने पर ही लिफाफा छूट गया। अरे, यह किस चीज से चिपका हुआ था। लिफाफा टेप के तो कोई निशान नहीं थे, फिर यह कैसे चिपका। कुछ समझ नहीं पाया तो उसने चुपचाप वह पत्र निकाल लिया। सारी दिक्कतें पढ़ी, उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, कहीं धूप तो कहीं छांव। एक वो है जिसको इस स्त्री की कोई परवाह ही नहीं, एक मैं हूं जिसे भगवान ने कोई स्त्री ही नहीं दी। ये कैसा कलयुग है और ये कैसा तेरा न्याय है भगवान। सुनो, सब लोग एक काम करते हैं, क्यों न इस स्त्री की मदद की जाए। न जाने क्यों मेरा मन इसकी मदद करने के लिए तड़प रहा है। क्या पता अगर इसकी मदद जल्दी नहीं हुई तो ये कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। सबके समझ में आ रहा था मदद करनी चाहिए, परंतु कैसे, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। हेड ने सभी से कहा, मैं अपने तनख्वाह में से 90% इसको देने के लिए तैयार हूं। एक महीने की तनख्वाह में से आप लोग इसकी मदद कर सकते हैं। यह सुनना ही था कि तभी सारे पोस्ट के कर्मचारी तैयार हो गए।
लगभग 100 से 200 कर्मचारी वहां काम करते थे। सारे कर्मचारियों ने अपनी एक महीने से लगभग 50-50 हजार तक रुपए जमा कर दिए। उन दिनों 50,000 बहुत होते थे। 50,000 काफी ज्यादा धनराशि हो गई थी। इतनी धनराशि पोस्ट के माध्यम से भेजनी सही नहीं रहेगी, इसलिए हेड ने कहा, तुम में से कौन है जो 50,000 रुपए उस स्त्री के घर जाकर दे आए? सारे लोग हक्के बक्के खड़े इतनी बड़ी धनराशि को देखते रह गए। उन्होंने कहा, मालिक, मेरे बस का नहीं है। सबने यही कहा, मालिक, मेरे बस का नहीं है। पोस्ट ऑफिस के हेड ने कहा, यदि तुम लोग बुरा ना मानो तो उस स्त्री को यह पैसे हम देकर आ जाते हैं। सबने एक साथ सहमति जता दी। पोस्टमैन का हेड तांगा लेकर वहां से स्त्री के पास चल दिया। सुबह से शाम तक की यात्रा तय करने के बाद फाइनली वह उस स्त्री के झोपड़ी तक जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखा तो डर के मारे कांप उठी। हे भगवान, अब मेरे पास कौन सा समय आ गया? इस बैग में क्या है? हेडमास्टर ने कहा, माधुरी, क्या तुम ही हो? माधुरी ने डरते हुए कहा, हां, मैं ही माधुरी हूं। माधुरी, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा करने नहीं आया। माधुरी ने कहा, तुम मर्दों का क्या भरोसा? तभी हेड ने कहा, तुम परेशान ना हो माधुरी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं, भला करने आया हूं। मुझे अंशुमन ने भेजा है। यह सुनना ही था कि उसके आंसू निकल आए। उसने अपने पति के बारे में तरह तरह की चीजें पूछ डाली। अंशुमन कैसे हैं? वह क्या करते हैं? वो अकेले रहते हैं या कोई और भी उनके साथ में है? बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हेड झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। उसने उन्हें बताया कि वे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन मैं उनका काफी करीबी होने के कारण उन्होंने यह धनराशि आप तक पहुंचाने के लिए बोला है, तो मैं यह धनराशि आपके पास लेकर आ गया हूं। स्त्री बहुत खुश हुई। उसने पैसे देखे, 50,000 रुपए थे। इतना पैसा? मैं मर जाऊंगी, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। और अंशुमन क्यों नहीं आए? हेड ने बताया, उनको किसी लंबे कार्य पर विदेश में कुछ समय लग सकता है, पर तुम परेशान ना हो। इतनी बड़ी धनराशि से तुम अपना सब कुछ खरीद सकती हो, अपना करियर बना सकती हो। स्त्री ने कहा, मेरे पास से चोरी हो जाते हैं। पिछली बार भी घूर बेचकर मैंने काफी पैसा इकट्ठा किया था। बुरा हो उन चोरों का, चोरों ने पैसे ही चुरा लिए। ये सब देखने के बाद हेड से रहा नहीं गया। एक पल को आया कि वह उस स्त्री से सब कुछ बता दे, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। उसने कहा, यदि बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें। स्त्री ने कहा, हां कहिए। तभी हेड ने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे घर पर रह सकती हैं। स्त्री ने साफ साफ इनकार कर दिया। एक बार वह भर चुकी थी, अब दोबारा किसी के अधीन या आश्रित नहीं रहना चाहती थी। जब उसके पति ने उसकी खोज खबर ले ही ली है, तो अब भला उसको किस बात की परेशानी? काश ये पत्र मैं 8 साल पहले भेज पाती। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हेड के भी आंखों से आंसू आ गए। क्या माधवी मान जाएगी उस हेड के साथ जाने के लिए? क्या माधवी फिर से फंस जाएगी एक नए जाल में, या फिर हो जाएगी उसकी जिंदगी सुंदर? क्या वो पोस्ट मास्टर यानी हेड माधवी से प्यार करने लगा है? क्या उसका पति कभी लौट कर आएगा? क्या उसका पति किसी दूसरी के साथ रातें बिता रहा है? क्या उसका पति किसी और के साथ अपना नया घर बसा चुका है? क्या माधवी मर जाएगी या फिर जिंदा रहकर लेगी अपने पति से इसका बदला? जाने के लिए देखिए वो गर्मी के दिन भाग 2।